हाय गुड मॉर्निंग जी। गेट 2024 लाइफ साइंस मतलब एक्सेल के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हम रिस्पॉन्स के आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये है पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये बायोकेमिस्ट्री का था। A newly identified viral protein contains one long alpha helix spanning 16 amino acid residue. The number of main chain hydrogen bond formed in this helix is। देखिए, जब हम लोग अल्फा हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करने की बात कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे nth रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है n+4 के साथ। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पता लगाने हैं तो आप जितने भी अमीनो एसिड उनमें से 4 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 60 अमीनो एसिड हैं, 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 56। कुल मिला के 56 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है Which one or more of the following statement is (are) correct regarding the electromotive force generated by electron transfer chain? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है कि it does not include an electrochemical potential gradient component. B है it is used for the synthesis of ATP. C है it is not used for active transport process. और D है it includes a pH gradient component. क्वेश्चन MSQ था तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ मल्टीपल ऑप्शन सही होंगे। अब देखिए, जब हम लोग पीएमएफ की बात करते हैं तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ये डिपेंड करता है दो प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक डेल्टा पीएच और साथ में डेल्टा वी, यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन और साथ में पीएच कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो ये पहली वाली लाइन है, इट डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। भाई ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है डेल्टा वी ये यही है। फिर ऑप्शन नंबर बी है इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो भाई एटीपी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इट इज नॉट यूज्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये भी फॉल्स है। कई जगह पर ये जो प्रोटॉन इकट्ठे किए जा रहे हैं इनका इस्तेमाल करके को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल का। कभी शायद आप लोगों ने कभी सुना हो कि हम बात करते हैं पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट की या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाएगा या किसी और आयन का ग्रेडियंट क्रिएट किया जाएगा और फिर उसकी हेल्प से को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल को। तो स्टेटमेंट नंबर सी फॉल्स है। डी है इट इंक्लूड्स अ पीएच ग्रेडियंट, तो डेल्टा पीएच की बात तो हो गई, तो ये भी ट्रू है। तो जो दो करेक्ट आंसर यहां दिखाई दे रहे हैं वो हैं बी और डी। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बॉटनी पेपर से है। मैच द इनहिबिटर इन ग्रुप 1 एंड देयर रिस्पेक्टिव टारगेट्स इन ग्रुप 2। यहाँ ओलिगोमाइसिन है, एंटीमाइसिन बी है, देन डीसीएमयू है और वेलिनोमाइसिन है। अभी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है ये उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास के क्वेश्चन है। अब देखिए, जब हम लोग ओलिगोमाइसिन की बात करते हैं तो ओलिगोमाइसिन इनहिबिट करता है आपके F1 पार्टिकल को, यानी कि P का आंसर है F0 ATP सिंथेस। फोर्थ, अब P का 4 मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन में रखा हुआ है। फिर आती है बात एंटीमाइसिन A की, तो एंटीमाइसिन इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 को, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स को, तो यानी कि Q का है 1। अब Q का 1 एक ही ऑप्शन में है तो आंसर तो मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 1। R DCMU ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है लेकिन प्लांट्स में, और प्लांट्स वाला जो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे है फोटोस्टम सेकंड, तो R का सेकंड है जो कि यहाँ दिया हुआ है। और वेलिनोमाइसिन ये एक डोनट शेप कहानी है और इसके अंदर बड़े आराम से प्रोटॉन छुप करके मेम्ब्रेन पार कर सकता है। ये एक आयनोफोर की तरह काम करेगा। वेलिनोमाइसिन मोबाइल कैरियर है के पॉजिटिव का, तो पोटेशियम पॉजिटिव को मेम्ब्रेन पार कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर हमें देखने को मिलता है। S का 3, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो मैच कर रहा है सभी चीजों को। अब ये कुछ क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज एन एनर्जी सोर्स। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट ही इस बात के साथ होती है कि हम माइक्रोब्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड। जैसे हम जानते हैं कि फोटोलिथोट्रोप वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे और सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि यूजेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज एन एनर्जी सोर्स, तो एनर्जी सोर्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करने वाले कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कीमोलिथो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं।
तो जब हमने कीमोलिथो ऑटोट्रॉप की बात करी है तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जहां कहीं भी फोटो का इस्तेमाल किया जाएगा वहां सूरज की रोशनी को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कीमो का मतलब केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक, ये नेक्स्ट वर्ड डिफाइन करेगा। अगर ऑर्गेनो लिखा हुआ है तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी निकाली जाएगी। और हेटेरोट्रॉप तो वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम। सीरम में लगभग 80% के आसपास जो एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेंगे वो है आईजीजी। जो भी एंटीबॉडी का फंक्शन है जिससे वो बीमारी से आपको बचाता है वो ज्यादातर आईजीजी निभाता है। तो बाकी जो एंटीबॉडीज हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला बनने वाला एंटीबॉडी आईजीएम होता है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो मिल्क में मिलता है या फिर सिक्रेशंस में बॉडी के, ये आईजीए है, डाइमर के रूप में पाया जाता है या फिर कभी कभी मोनोमर मिल जाता है। आईजीडी के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन एलर्जी वाला एंटीबॉडी आईजीई है। एनीवे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज द पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ कीमोथेरेपी। पहला ऑप्शन है पॉल एलरिच और ये इसका आंसर भी है। ये फाउंडर ऑफ कीमोथेरेपी एंड पायनियर ऑफ हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी है। इसके अलावा जो रोनाल्ड रोज है, इन्हें जाना जाता है खास तौर से इनके काम मलेरिया के ट्रांसमिशन को लेकर के, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी का 1902। एली मैकनिकॉफ, इनको जाना जाता है फेगोसाइटोसिस को डिस्कवर करने के लिए, इन्हें हम लोग फादर ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। और रॉबर्ट कोच तो भाई माइक्रोबायोलॉजी की और बीमारी की शुरुआत इससे ही होती है। कोच पॉस्टुलेट कि कौन डिजीज किसका कारक, मतलब उसके कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, ये रिलेशन निभाने के लिए रूल जो बनाए थे रॉबर्ट कोच ने बनाए थे। इन्हें हम ये भी जानते हैं कि इन्होंने पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेडली इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, कोलरा है, एंथ्रेक्स है, ये इन्होंने ही ढूंढे थे। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। रॉबर्ट कोच वन ऑफ द ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट में से एक है, खासतौर से जो डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। लुईस पाश्चर का भी नाम हम लोगों ने बहुत जगह सुन रखा है। वो एक यूनिवर्सल टाइप के थे, मतलब सही मायने में प्योर साइंटिस्ट, कुछ भी करा लो उनसे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात थी, डिजीज की बात थी, इम्यूनोलॉजी की बात थी, हर जगह वो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रखा था। अब चलो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर था ए, पॉल एलरिच, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ स्टेरिलाइजिंग एजेंट। ऑप्शन में दे रखा है ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन, पाश्चराइजेशन और कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब देखिए साहब, ऑटोक्लेविंग सबसे फेमस चीज है जो हर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाला जानता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। इंसिनरेशन का मतलब है जलाना, और पॉस्चराइजेशन आप जानते हो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन थी इसकी। और कोल्ड स्टेरिलाइजेशन ये वो जगह है जहां हम ग्लूटाल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग गर्म नहीं कर सकते, जिन्हें हम हीट दे करके, ऑटोक्लेव करके या पॉस्चराइज करके हम उन्हें सही नहीं कर सकते, माइक्रोब्स गायब नहीं कर सकते वहां से, तो उस जगह पर ग्लूटाल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टाइप सेकंड पी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए, इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खास बात यह है कि 4 to 8 बेस पेयर लंबी ये रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस को पहचानते हैं, और ये पहचाने केवल सिमेट्रिक या फिर पैलेंड्रोमिक डीएनए की सीक्वेंस को। तो केवल इन ऑप्शंस में ये चेक कर लो कि कौन सी सीक्वेंस ऐसी है जो सिमेट्रिक या पैलेंड्रोमिक नहीं है। वैसे भी देखो ना, इन्होंने पूछा हुआ है कि नॉट, यानी कि सबके सब ऑप्शन है लेकिन एक नहीं है, और ये क्वेश्चन एक ही को सिलेक्ट करना है, एमसीक्यू है। तो चलिए बीच में लाइन खींच लेते हैं। पैलेंड्रोम देखने के लिए चेक कीजिए, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है 5' to 3', जैसे कि CAT, क्या वही आपको यहां भी दिखाई दे रहा है अपोजिट स्टैंड पर CAT? तो ये है पैलेंड्रोमिक। अब आते हैं इसके ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर हम लोग ये बीच में लाइन खींच दें तो GGT GGA, ये सीक्वेंस तो एग्जैक्टली सेम नहीं है ना। इंडिड हम देखें तो यहाँ बीच में इन्होंने T को T से पेयर करा रखा है, तो यानी कि ये तो सीक्वेंस ही गलत दे रखी है। अब बात करते हैं C की, तो यहां पर अगर मैं बीच में लाइन खींच दूं तो GGA, देन आप देखो TCC, तो TCC,
यानी कि ये भी मेरी पैलेंड्रोमिक और सिमेट्रिक सीक्वेंस है। और फिर लास्ट ऑप्शन है, अगर हम बीच में लाइन खींच दे तो GAT और GAA ये भी सीक्वेंस एग्जैक्टली सिमेट्रिक या पैलेंड्रोमिक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो देखिए बेस्ट ऑप्शन तो है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी इसकी कंडीशंस को पूरा नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन था MCQ, और जब भी आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना हो तो मैं चूज करूंगा पहली प्रायोरिटी पर बी को, लेकिन एज पर द कंडीशन चाहे तो डी को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो चलिए फिलहाल हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बेस्ट पॉसिबल आंसर है बी, क्योंकि वहां सीक्वेंस ही गलत दे रखी है, मिसमैच है, ये रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द इस्चेरिशिया कोलाई क्रोमोसोम। अब ई कोलाई प्रोकैरियोट है, एक ही क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड की बात नहीं कर रहे हम क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर रहे हैं, और ये सर्कुलर इन नेचर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ये बात टोटली गलत है। एक क्रोमोसोम में एक ही रेप्लिकोन है, मतलब एक ही रेप्लिकेशन का ओरिजिन पॉइंट, और इसीलिए हम ई कोलाई के पूरे क्रोमोसोम को वन रेप्लिकोन भी कहते हैं। रेप्लिकोन वो होता है जिसमें एक ओरिजिन हो, रेप्लिकेट करने वाला रीजन हो, और फिर टर्मिनेटर्स हो। टर्मिनेटर मल्टीपल होते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इट इज टिपिकली बाउंड बाय हिस्टोन्स। हिस्टोन की तरह के दूसरे प्रोटीन होते हैं, जैसे HU प्रोटीन जो यहाँ चिपके मिलेंगे। थोड़ा बहुत तो कॉम्पैक्ट पैकेजिंग यहाँ भी देखने को मिलती है, हल्की फुल्की, लेकिन यूकैरियोटिक लेवल की नहीं मिलती। और भाई ये हिस्टोन यहाँ नहीं मिलते। हिस्टोन जैसे मोलिक्यूल है, बट हिस्टोन नहीं है। हिस्टोन तो प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक स्टोरी है। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियोइड। देखिए बैक्टीरिया में जिस रीजन में जहां कहीं भी ये क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ है, इसी रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। कोई टिपिकल मेम्ब्रेन नहीं होती, केवल जहां ये पड़ा वहां पर ये मौजूद है। जैसे मान लो कि भाई मास्टर जी ने जहां क्लास शुरू कर दी वो इन्हें क्लासरूम हो गया। सेम ये स्टोरी है इस डी वाले ऑप्शन की। तो डी वाला ऑप्शन ट्रू है, ए वाला ऑप्शन ट्रू है, और ये MSQ था। बी और सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Which of the following events occur during translation in prokaryotes? ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम लोग इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इन 3 स्टेप में। और कहानी बैक्टीरिया के साथ ही शुरुआत करते हैं। शाइन डलगनो सीक्वेंस, 30 सीक्वेंस वाली कहानी। अब इन्होंने पूछा हुआ कि इनमें से कौन से इवेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के दौरान, मतलब अगेन ट्रू फॉल्स वाली कहानी आ गई। ऑप्शन नंबर ए है, द पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज्ड व्हेन द राइबोसोम रीचेस द स्टॉप कोडॉन। जब राइबोसोम स्टॉप कोडॉन पहुंच जाएगा तो पेप्टाइड रिलीज हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। RRF आते हैं रिलीज फैक्टर्स, और स्टॉप कोडॉन को पढ़ने के लिए कोई ट्रांसफर RNA नहीं होता, तो ये तो है ट्रू स्टेटमेंट। फिर बी ऑप्शन जो है ये है, एंटी कोडॉन ऑफ ट्रांसफर RNA बाइंड टू द स्टार्ट कोडॉन ऑफ मैसेंजर RNA ऑन द 50th सबयूनिट ऑफ द राइबोसोम। देखिए सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि ट्रांसफर RNA के एंटी कोडॉन मैसेंजर RNA के कोडॉन से बाइंड करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है ये 50th में। ये जो सारी कहानी है, मतलब मैसेंजर RNA का जो इंटरेक्शन फेस है, ये 30th सब यूनिट पर है, 50th पर नहीं होता। 50th सपोर्ट करती है। 50th में EPA साइट है, लेकिन जो ये बेस पेयरिंग वाली साइट है मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA की, ये 30th सब यूनिट में। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब आई बात सी की, द राइबोसोम कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द मैसेंजर RNA टू ऐड न्यू अमीनो एसिड टू द पॉलीपेप्टाइड। शुरुआत में बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज रहे कि मैसेंजर RNA पर राइबोसोम चलता है या फिर राइबोसोम पर मैसेंजर RNA। अब देखिए राइबोसोम मेगा असेंबली है, और जो ये मैसेंजर RNA है ये पतला मॉलिक्यूल है उसके मुकाबले। और फिर जब हमने इलोंगेशन फैक्टर TU की बात करनी शुरू कर दी, आपको याद होगा इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर G, तो ये राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करने वाली कहानियां होती हैं। Sequential movement of transfer RNA from site A to the P site to the E site is coupled with the movement of their associated codon in the messenger RNA. जब कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA ये मूव करते हैं थ्रू द राइबोसोम, और इस सारी कहानी के अंदर जो ट्रांसलोकेशन करने वाले फैक्टर्स होते हैं इलोंगेशन फैक्टर G टाइप के GTP कपल्ड प्रोटीन्स हैं, ये हैं जो ये काम कराते हैं। तो ये जो राइबोसोम कंटिन्यू मूव करता है, ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है। अब जो डी ऑप्शन है, ट्रांसफर RNA बाइंड टू द स्टार्ट कोडन ऑफ मैसेंजर RNA ऑन द 30th सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। ट्रांसलेशन के इनिशिएशन की शुरुआत में
पहले 30 सब यूनिट से मैसेंजर आरएनए बाइंड करेगा एसडी सीक्वेंस साइन डलगर्नो वाली जो सीक्वेंस होती है सेक्शनल राइबोसोमल आरएनए से, उससे मैच करके सही जगह पर, मतलब सही मायने में पी वाली साइट पर असाइन किया जाता है एयूजी को, और फिर आता है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए और ये एंटीकोडोन पेयरिंग करता है उसका। फिर जब ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया तब आता है आपका 50 सब यूनिट। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्योंकि ये MSQ था तो यहां मेरे पास दो आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आने वाले एग्जाम्स की तैयारी आप भी शुरू कर सकते हैं iFly के साथ, बिल्कुल शुरू से। iFly के साथ CSIR नेट, ICMR, गेट और DBT के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। iFly के बारे में और जानकारी करने के लिए गूगल कर सकते हैं #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।